हे गाइस, मैं इंद्रजीत गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में दो वीडियो मैंने एक चैप्टर श्रम विभाजन जाति प्रथा और उसके ऑब्जेक्टिव एवं क्वेश्चन आंसर को करा दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर यूट्यूब पर सर्च करके गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज को सर्च करके और सब्सक्राइब करके वहाँ पर देख ले। तो आज मैं इसके दो चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है विष के दांत। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना भी 1916 में ही हुआ था, ऐसे आप करके याद कर सकते हो। वे जन्म से ही क्या बोलते थे? भोजपुरी बोलते थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान पंडित रामावतार शर्मा के क्या थे? वे ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी बड़े पुत्र थे। यानी वे फिलॉसफी और संस्कृत के क्या थे? एक प्रख्यात विद्वान भी थे। और क्या थे? रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र भी थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पंडित थे। उनके प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका है। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेज स्कूल से और पटना के विश्वविद्यालय से उनकी संस्कृत और एमए किया। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और एमए किया है। वे हरप्रसाद जैन धर कॉलेज आरा रांची और अंत में पटना विश्वविद्यालय में क्या किया? अध्यापन का कार्य भी उन्होंने किया है। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय की हिंदी भाषा के अध्यक्ष हुए थे। यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सन 1959 में वे किस विद्यालय में क्या थे? तो 1959 में पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हुए थे। और मरने के उपरांत उन्हें 12 सितंबर 1900 इस पद पर भी वे बने रहे थे। यानी मृत्यु काल तक भी वो क्या थे? इस पद पर बने रहे थे। आपको यह याद रखना है। हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन शर्मा जी की रचना इस प्रकार है, जैसे कि दृष्टिकोण हो गया, साहित्य के इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास जैसे कि प्रेमचंद हो गया आदि, जैसे कि आलोचना ग्रंथ हो गया, आलोचना ग्रंथ, विष के दांत और सत्रह असंगठित पूर्व छोटी कहानी की बात करें तो केसरी कुमार नरेश के साथ मिलकर काव्य संग्रह क्या था इनका? नकेन के प्रपद, नकेन दो, सदल मिश्र के साथ ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री आदि जैसे इनकी क्या थे? संपादित ग्रंथ थे। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से माना जाता है। यानी आलोचक लोग क्या मानते हैं कि प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ जो है नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से ही क्या हुआ है? आगाज हुआ है, यानी स्टार्ट हुआ है। उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट के तत्व समग्रता से उभर कर सामने आए। आलोचना में आधुनिक काव्य शैली के क्या थे? आलोचना में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आलोचना में वे किस काव्य शैली के समर्थक थे? तो वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथशिल्प भाषा आदि सभी स्तरों पर क्या थे? नवीनता के आग्रही लेखक भी थे। उन्हें परंपरागत दृष्टि शैली का निषेध और अधिक आधुनिक दृष्टि का समर्थन। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई है और क्या है? संकेतात्मक है। आलोचना की उनकी भाषा कैसी है? गठी और संकेतात्मक है। ये सब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उनके अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को क्या किया? नया जीवन दिया, यानी उसको फिर से उन्होंने अपने बोलचाल की भाषा में लाया, जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। जैसे कि मैंने कहा कि बोलचाल में क्या उनको फिर से लाया और लेखनी में उन्हें फिर से लाया, जो क्या हुआ? आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। अगर इनकी कहानी की बात करें तो विष की दांत जो कहानी है, सबसे पहले आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि विष की दांत कहानी साहित्य की कौन सी विधा है? तो आपको क्या बताना होगा? निबंध है कि काव्य है कि क्या है? कि कहानी है कि क्या है? तो क्या है? निबंध है। और विष के दांत और अन्य कहानियों से क्या है? लिया गया। यानी ये जो विष के दांत कहानी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये लिया गया है विष के दांत और अन्य कहानियों से। यह कहानी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि किस वर्ग की कहानी है? तो मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। कहानीकार का जैसा सामाजिक संदर्भ वैसे ही उसका क्या है? स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय है, यानी अर्थ भी है उनका। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब के जैसा एक श्रेणी भर्ती जो अपनी महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशियस को सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद और कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। दूसरे गिरधर जैसा नौकरी पेशा निम्न वर्गीय, यानी गिरधर का संबंध क्या था? वो एक निम्न वर्गीय व्यक्ति था जो कि सेन साहब के दफ्तर में काम करता था, तो जो कि हमको आगे पढ़ने पर पता चलेगा।
तो क्या थे जो कि अनेक थोपी गई बंदिशों के बीच अपने अस्तित्व की बहादुर साहस का परिचय देता है। कौन देता है तो आपको बाद में पता चलेगा। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेदभाव, आक्रायिक स्वार्थ की छाया, यानी यह आपको दिया गया है कि यह कहानी मुख्यतः सामाजिक में भेदभाव यानी ऊंच नीच की भावना, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया बचलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणाम उभरती हुई समानता एवं मानवाधिकार के महत्वपूर्ण वानगी पेशी बनाती है। तो चलिए हम इसके कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी आपका क्या है, 20 के दांत है। यानी सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी थी। यानी कहाँ खड़ी थी तो बंगले के सामने। काली चमकती हुई कैसी थी, स्टीमर लाइन थी, जैसे कोयले घोंसले से कब उड़ गया। ये क्या एक तंज है, यानी क्या है, एक व्यंग है। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि 2-3 शब्द मतलब सेंटेंस में आपको दे दिया जाएगा तो पूछा जाएगा कि इसमें क्या है। तो आपको यह बताना होगा कि कोयले घोंसले से कब उड़ गया, कौवे जमात में शामिल होने के लिए हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया आदि। जो भी मैं आपने अभी बोला वो सभी इसी कहानी में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि क्या थे, ये सभी व्यंग है। सेन साहब के ऊपर इस प्रकार का नाज है। यानी आपसे एग्जाम पूछा जाता है, यानी सेन साहब की कार की कीमत कितनी है तो 7,000, जो कि अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तभी आपको मैं वहां पर बताऊंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य है यानी निकल रहे हैं इससे, वो मैं आपको अभी भी बताते चलूंगा, ताकि आपको जब भी ऑब्जेक्टिव कराऊं तो आपको एक ही बार में याद हो जाए। जैसे काला रंग चमक, जैसे कि अपना मुंह देख लो तो कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की मतलब क्या है, सामत आ जाए। यानी कहने का मतलब है कि जो सेन साहब की कार जो क्या है बंगले के सामने खड़ी है, वो क्या है, काली चमकती हुई स्ट्रीमर लैंड है। यानी वो, और वो क्या है, वो कार की देखभाल करने के लिए नौकर चाकर भी रखे हुए हैं और उनमें एक धब्बे तक की जगह नहीं है। यानी कार गंदा हो जाए तो सेन साहब द्वारा अपने नौकरों की अच्छी खासी उनकी मतलब क्या उनसे क्वेश्चन आंसर करने लगते थे वे, जो कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने ना पाए। यानी कहने का मतलब है कि मेम साहब कहते हैं कि खोखा खोखी जो भी है वो क्या है, गाड़ी के आसपास भी ना भटके, क्योंकि सेन साहब को अपने कार से क्या था, बहुत प्यार ही था, बहुत प्यार था अपने कार से। सेन साहब के पास 5 लड़कियां थी, जो कि क्या थी, 5-5 खड़ी और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की क्या थी, जीती जागती मतलब क्या थी, मूर्ति थी। यानी 5 लड़कियां जो थी वो तहजीब और तमीज की जीती जागती मूर्त ही थी। यानी कहा जाए कि उसमें तमीज और तहजीब कुट कुट कर भरी हुई थी। मिस्टर और मिसेस सेन उन्हें क्या करना चाहिए या सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उन्हें ऐसी तालीम यानी शिक्षा दी है कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है और माता पिता को इस बात का गर्व है। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं थी। यानी कहने का मतलब है काफी अच्छे विचारों वाली उनकी 5 पुत्रियां थी। वे दौड़ती खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के समय, चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनके सेहत के लिए जरूरी नहीं है। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तरीकाएं भी उनके कुछ सीखना चाहे। यानी सोसाइटी के क्या है, बहुत सारे लोग भी उनसे कुछ सीखना चाहे, जो कि सीख पर ले, और उन्हें क्या है, खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना ही नहीं। यानी वो एकदम शांत विचारों वाली उनकी 5 लड़कियां थी। यानी हंस हंस के बातें करना आदि उनके गुण नहीं थे। सेन परिवार की मुलाकात रसक के साथ अपनी शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं कि एक तुम लोग हो और एक मिसेज सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता है। सो जहाँ की परिवार की लड़कियों का सवाल है तो उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा भी नहीं है। लेकिन खोखा भी क्या है, खोखा जो एक सबसे छोटा लड़का है, जो कि आपको बताया जाएगा बाद में कि ये 4-5 साल का छोटा सा बच्चा होता है। खोखा नाउमीद बुझाते की आंखों का तारा था। यानी इस लाइन कहने का मतलब है कि इस कहानी में खोखा का पदार्पण उस समय हुआ था। यानी सेन दंपति को जब मतलब खोखा का जन्म उस समय हुआ था जब सेन दंपति को इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। तब वो बेचारा, एक तो सबसे लास्ट एज में उनके एक छोटा सा बेटा होता है, जो कि खोखा क्या था, कासू नाम का एक लड़का होता है, जो कि 4-5 साल का होता है और अत्यंत लाड़ दुलार के कारण वो क्या होता है, बिगड़ा हुआ होता है, उससे अपने बहनों के साथ नहीं बनती थी। तो यहीं पर बात बताया जा रहा है। आंखों का तारा यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे या कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार और सेन साहब को सचमुच बूढ़े नहीं लगते। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए,
हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब हुआ था जब उनके नए में दोनों का बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। क्या था? खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और यह स्वाभाविक नहीं था कि वो घर के नियमों का भी क्या था? अपवाद था। इस तरह मोटर का कोई खतरा हो सकता था तो क्या था? आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मोटर को सबसे अधिक खतरा किससे था? तो खोखा से था। किससे था? खोखा से ही था। आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। बात ऐसी थी कि उनकी 5 लड़कियां, जैसे कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती हुई, उनके लिए घर में अलग नियम थे। यानी क्या क्या? यानी सेन साहब उन 5 लड़कियों में भेदभाव करते थे, और लड़कों में 5 लड़कियों के लिए नियम अलग थी और दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग। यानी क्या मतलब कहा जा रहा है कि उनका नियम घर का ऐसा था कि 5 लड़कियों के लिए अलग था, और लड़कों के, और वो जो लड़का उनका छोटा सा बेटा था कासू, उनके लिए नियम अलग थे। यानी कहने की आगे सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना चाहिए। अभी से इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि क्या होता था कि वह कोई भी काम ठोक पीट किया करता था। इसकी ट्रेनिंग भी वैसे ही दी जा रही थी कि खोखा दुललित स्वभाव के अनुसार इस सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया। अक्सर ऐसा होता है कि सेन साहब के दोस्त चाहते हैं कि भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं। सेन साहब के दोस्त आते तो कहाँ बैठते थे? भड़कीले ड्राइंग रूम में। और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती थी कि उसका लड़का क्या करेगा। तभी सेन साहब की बड़ी मलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते कि वह अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेन करेंगे। क्या कर रहे हैं? आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। उनका मानना था कि आजकल की पढ़ाई लिखाई क्या है? फिजूल है। वह तो क्या है, अपने ही तरह उसे बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाने चाहते हैं। अब देखिए न, सेन साहब कहते हैं कि खोखा कितने साल का है? आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि खोखा की उम्र कितनी है, तो खोखा 5 साल का है। लोग कहते हैं कि उसे किंडरगार्टन स्कूल भेज दो, लेकिन मैंने उसे यही इंतजाम किया है। कारखाने की बजाय मिस्त्री से वह क्या है, हर 1-2 घंटे के लिए आकर उसे क्या है, ठोक पीट का काम किया कर रहे हैं। इससे बच्चे की उंगलियां क्या है, अभी भी औजारों से वाकिफ हो जाए तो हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उन्होंने एक साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे, और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी थे। साथ में उनका एक लड़का भी था जो था खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता है। किसी ने उसकी हरकत देखकर उसकी तारीफ कर दी और उन दिनों से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले ही पत्रकार महोदय को जवाब देते सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को क्या है, इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे बार दोहराते भी नहीं थकते थे। पत्रकार महोदय चुप रहे। उन्होंने कहा कि जब उनसे फिर पूछा गया तो उन्होंने अपने बच्चे के विषय में क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन बने। यानी किसने कहा था कि मैं यानी कहने का मतलब है कि पत्रकार महोदय चुप रहे। उन्हें जब पूछा गया कि अपने बच्चों के विषय में उनका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चों के विषय में उनका क्या ख्याल है, तो पत्रकार महोदय का कहना है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा आगे जेंटलमैन बने, और आगे जो कुछ बने उसकी पूरी आज़ादी होगी। यानी उस पर किसी भी तरह का मेरे ओर से कोई दबाव नहीं होगा। सेन साहब इस उत्तर से शिष्ट और प्रछन्न व्यंग पर ऐंठ कर आ गया। कई बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब ठहरे। उन्होंने मित्रों से भी न जाने की इच्छा व्यक्त की, प्रकट की, और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब को सोफर एक औरत से उलझ रही थी। यानी सेन साहब का सोफर कहने का मतलब है एक नौकर। यानी सेन साहब का जो ड्राइवर था, यानी नौकर था, वह एक औरत से उलझ रही थी। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था। यानी औरत के पास क्या था, एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वो रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपकता था। सेन साहब को देखकर औरत क्या हुई, सहम गई। एक से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि औरत क्या हो गई, तो सहम गई। सोफर ने साहब की ओर से बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा है। यानी वो जो 5-6 साल का बच्चा था, उसका नाम यहाँ पर अभी पता चल रहा है कि उसका नाम क्या है, मदन है, जो कि क्या कर रहा था, गाड़ी को छू रहा था। गाड़ी गंदी हो जाती तो मैंने कहा कि तो लगा कहने कि जा मैं तो उसे पकड़ कर अलग कर दिया, इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामोखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के
सटे होठों को देखकर क्या थी, यानी सेन साहब सटे होठों को देखकर क्या है, वह चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयम पर कठोर स्वभाव से कहा कि मदन के यहाँ मदन को ले जाओ और देखना कि वह ऐसी हरकत ना करे। यानी मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती रही। यानी मदन के कौन सा घुटना फूटा था, तो उसका बाएं घुटना। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद ही धकेल दिया था, क्योंकि चोट का कारण यह था कि ड्राइवर ने उसे धकेल दिया था। वह क्या हुआ था, गिर पड़ा था। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर से धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई। ठीक उसी तरह वक्त के पीछे खट खट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके लोफर भी दौड़ा। तभी लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा कि सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ जांच रहे और मोटर की पिछली बत्ती का शीशा चकनाचूर हो गया है। क्या हुआ है कि पिछली बत्ती का क्या है, यानी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सभी ने देखा कि सेन साहब की गोद में उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ जांच रहा था और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा कि देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कलपुर्जे में अभी भी इससे दिलचस्पी है कि क्या बताऊं, शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। यानी सेन साहब कहते हैं कि वो देखना चाहता था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है, तो आदि यह कहना चाहते थे। सेन साहब खोखा जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनके कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों के भाव भंगिमा देखे भी तो कुछ समझ पाते, इसे शौक ही था। मिस्टर सिंह अपने कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बजे और फिर रुक गया। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पड़ी तो उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े थे। यानी कहने का मतलब है कि टायर बिल्कुल बैठ गया था। यानी मिस्टर सिंह के क्या था, कार का पंक्चर किसने किया था, तो खोखा ने किया था। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किनकी कार बैठ गई थी, तो मिस्टर सिंह की कार क्या हुई थी, बैठ गई थी। यानी हवा शायद निकाल दिया होगा खोखा ने, शायद पंक्चर हो गया। सेन साहब आगे बढ़कर कुछ झेलते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी है। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी तो देखो और पंप लेकर हवा भर दो। हाँ, कुर्सियां लॉन में लगवा दो, तब तक मैं यहाँ बैठता हूँ। कुर्सियां कहाँ लगवा दो, तो कुर्सियां लॉन में लगवा दो। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी और पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता, इधर ही खेल रहे थे। सोफा ने बताया और पंप लाने चल गया। यानी किसने बताया था, तो सोफा ने कहा कि यह काम किसका हो सकता है, तो कासू बाबा का हो सकता है। मुखर्जी साहब की गाड़ी क्या थी, सकुशल थी। यानी उनकी गाड़ी में किसी भी तरह का खरोच नहीं था। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किनकी गाड़ी सकुशल थी, तो मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी। वो अपने पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सी में बैठकर बातें कर रहे थे। बातों के सिलसिले में सेन साहब ने बताया कासू ने इधर चक्कों में हवा निकाल की हिकमत जान ली थी। मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था कि उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम पड़ता है कि इंजीनियर में ही उसकी क्या है, दिलचस्पी है। इसी तरह दूसरी में बेमतलब की बातें होती रही थी, जहाँ तक कि चक्कर में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गया। यानी उस समय क्या थी, बेमतलब की बातें, यानी फिजूल भरी बातें हो रही थी। सेन सब अंदर लौटे तो बेरा को मदन के पिता गिरधर लाल को, यानी मदन के पिता कौन थे, गिरधर लाल थे, जो उनकी फैक्ट्री में क्या थे, किरानी का काम किया करते थे और अहाते के कोने में आउट हाउस में रहता था। बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आया तो सेन साहब के सामने से जुड़ा खड़ा गया, जैसे कि खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो जाता है। यह क्या एक तरह का यह बातें कही जा रही कि खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो गया। ये कौन था, तो यह गिरधर लाल था। सेन साहब ने डंठी ग्लास आवाज में कहना शुरू कर दिया, देखो गिरधर, और कहता क्या है कि मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वो अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसको झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर क्या होते हैं, गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल ने कभी कभी
कभी कभी जी कह देता था, क्योंकि सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या थी तुम ही जानते हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो। उस रात गिरधर ने क्वार्टर में आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह सयंगार गुज गया। आराम में खड़ल पड़ने से कुछ हिलाकर पिता ने धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी से कहा, गिरधर खुद समझदार आदमी, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत ही हुई थी कमबख्त की ख्याल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसी ही कराई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। यानी यह जो है स्टेटमेंट किस कहानी से लिया गया है, तो आपको एग्जाम में पूछा गया था। तो यह क्या है, ये सेन साहब की कहानी यानी विष के दांत से लिया गया, आपको याद रखना है। माता सेन की नींद उचट गई थी, यानी क्या थी, नींद उनकी नहीं लग पाई थी, क्योंकि उन्होंने शायद पिता द्वारा पुत्र की पिटाई की मतलब हल्ला गुल्ला को देखा होगा। उन्होंने मदन की कतर चिल्लाहट से अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने अपने खींच मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिकमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का अर्थ रुदन रुक गया। खैरियत थी कि उसकी सिसकियां सेनों के सयंगार तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते में बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल से मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। यानी मदन क्या कर रहा था, तो पास में अपने अहाते के पास आवारागर्द छोकरों के साथ यानी गली में लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा कि उसकी तबीयत मचल गई। खोखा को देखकर उसकी क्या हुई, तबीयत मचल गई। यानी कहने का मतलब है कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। यह भी आपका व्यंग है, जो कि मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो यहाँ पर अर्थ स्पष्ट में आएगा। लेकिन आधा से लाचार उसने बार बार रोक के साथ मदन से कहा, हमको भी लट्टू दो, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों में कुछ खास उन पर नहीं था, लेकिन खोखा को अपनी जमात में लेने के लिए फायदे से नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे बाकी लड़के सोचते थे कि खोखा एक धनी परिवार से बिलोंग करता था, इसलिए वो चाहता था कि ये भी हमारा दोस्त बन जाए। लेकिन खोखा को अपनी जमात में ले लेने के लिए फायदों से नजरअंदाज नहीं कर सकते थे वे। पर उनके अपमानित प्रताड़ित की जाए मदन को यह बात मंजूर नहीं थी, क्योंकि कासू की वजह से मदन की बेमतलब की पिटाई हो गई थी, जो कि वह भूल नहीं सका था अभी तक। इसलिए उन्होंने छूट नहीं जवाब दिया कि मदन ने यह कहा कि अबे भाग जा यहाँ से, बर्रा आया लट्टू नचाने वाला है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। और यह भड़कीले भाषण से क्या हुआ, कासू को कहता है। कासू क्या आ गया, तैस में आ गया, यानी कासू गुस्से में आ गया। वह उसी उम्र में नौकरों पर अपने बहनों पर क्या हाथ चला देता था। यानी ऐसी परिस्थितियां अगर कासू के घर में होती, अगर उसके बहन की हुई रहती, तो यह क्या करता, अपनी बहन पर हाथ छोड़ देता था। चोर गुंडा होने वाला मदन भी कब मानने वाला था, यानी चोर डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे थे। यानी मदन और कासू के बीच को क्या एक द्वंद्व युद्ध के समान देखा गया है। लेकिन यह लड़ाई आपसे एग्जाम में पूछा गया है तो क्या है, हड्डी और मांस की लड़ाई है। और एक और शब्दों में कहे तो बंगले की पिल्ले और गली की कुत्ते की लड़ाई थी। अगर यह अहाते में हुई होती तो कासू शेर था, वहां तो 1 मिनट बाद ही रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। यानी 1 मिनट बाद ही वो क्या है, वहां से मदन से पिटाई खाकर वहां से भाग निकला। महल और झोपड़ी वाली की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है, तो महल वाले ही जीतते हैं। उसी तरह जब दूसरे झोपड़ी वाले मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, लेकिन बच्चों को अक्ल कहाँ, उन्होंने ना तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद की और ना ही अपने माता पिता के मालिक के लाडले की। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। सभी लोग तितर बितर हो गए, यानी कहने का मतलब है सभी लोग इधर उधर चले गए। उस समय क्या किया, मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता भी तो कहाँ, 8-9 बजे वो इधर घर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी, लेकिन डर तो यही था। और फिर भूख लगी तो दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुस निकला।
डर था कि यही आज मार वो फिर से ना खा ले, यानी कहने का मतलब था कि डर था तो यही कि आज वह मार और कुछ दिनों से भी बुरी होगी। लेकिन उपाय ही क्या थी, वह पहले रसोई घर में घुसा। माँ नहीं थी, बगल के कमरे में क्या थी, वह सोने चली गई थी। बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया और फिर पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा तज्जुब हुआ कि उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसने बाबू से झलक कर कहा, अरे भाई बतलाया तो कासू ने। अरे भाई बतलाया तो साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना, अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज होती जा रही थी। सुनने की कोशिश भी तो करता रहा। वह दबे पांव बरामदे में रखी चौपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसकी पैर लोटे से टकरा गए। अंधेरे में उसके पैर लोटे से टकरा गए। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। लोटे की ठन की आवाज़ सुनकर गिरधालाल बाहर निकला। मदन की अम्मा भी उसके साथ निकली। मदन चौककर घुमा और मार खाने की कोशिश में छाती के अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के से क्या था, हाथों से पिटाई खाता था। बहुत पिटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बैठा और मदन अपने दांत खींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गए। उन्होंने अचानक उठ गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल छूट गया। उसने लपक कर मदन को अपने हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का और अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं कि उसके पिता ने कब उसे इस तरह से प्यार किया था, लेकिन अगर कभी किया था तो गिरधर उसकी बेपरवाही उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो कि उसने नौकरी से खिंचक जाने पर मुमकिन हो सकता था। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप, और तूने तो खोखा के दो दांत तोड़ डाले। हाँ हाँ हाँ। ये बात जो है गिरधरलाल अपने बेटे को गले लगा लेता है और कहता है कि एक तो तेरा बाप है जो उसकी हर समय गुलामी करता है, लेकिन तूने क्या किया कि अपने ही पिता के मालिक के बेटे की क्या किया, दो उसके जहरीले दांत तोड़ डाले। वाह, हमें तुम पर गर्व है। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही डेली वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।